बात हुई होगी एक बार फिर से महायुद्ध की बड़ी खबर बता दें आपको इससे जुड़ी हुई कि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बड़ा बयान दे दिया है। ईरान पर हमले के बाद दुनिया समझ जाएगी कि इजराइल की ताकत क्या है। इजराइल की ताकत को दुनिया जान जाएगी। ईरान पर कुछ इस तरह से हम हमला करेंगे कि हर कोई हैरान हो जाएगा और इजराइल की ताकत को अगर कोई हल्के में ले रहा है तो वो इस भूल में ना रहे। इजराइल की ताकत को दुनिया एक दिन जरूर जानेगी। 1 साल पहले हमला करने वालों ने कीमत चुकाई है और अब वे उस सभी हैं। ईरान के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमें बिल्कुल भी किसी भी स्तर पर कमतर ना समझा जाए। लंबी दूरी के हमलों की तैयारियां हमारी तरफ से पुख्ता है, यानी कि दुश्मन चाहे जहां भी बैठा होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दुश्मन तक हम टारगेट कर सकते हैं, कर रहे हैं। 1 साल पहले जिस जंग की शुरुआत हुई थी, जिन दुश्मनों ने हम पर अटैक किया था, हमला बोला था, और आज की तारीख में वो कहां है हर कोई जान रहा है। 1 अक्टूबर को ईरान ने जो जरूरत थी, जो इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू हमला किया था, उसका जवाब हम जरूर देंगे। योव गैलेंट की तरफ से ये 2-2 कह दिया गया है। कुल मिलाकर इजराइल पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में बस काउंटडाउन माना जा रहा है, कभी भी अटैक किया जा सकता है ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से। इजराइल ने सारी तैयारियां पुख्ता कर ली है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी। ईरान के लिए जासूसी करना महंगा पड़ा। जासूसी करने वाले 7 इजरायलियों को यह महंगा पड़ा। ये गिरफ्तार हो गए हैं। ईरान के लिए जासूसी करने का इन पर आरोप है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इन आरोपियों में से एक सैनिक भी शामिल है, यानी कि सेना का एक ऑफिसर, एक सैनिक। जानकारी साझा करने पर हिजबुल्लाह ने इन पर हमला किया था। ईरान के लिए जासूसी करना इन लोगों को महंगा पड़ा है। ये 7 इजरायली बताए जा रहे हैं जो कि अब पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर ईरान के ऊपर इजराइल की पैनी नजर बनी हुई है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय खास मेहमान, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं। देवनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवनाथ जी, अब फिलहाल ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, क्या लग रहा है आपको, ये कितनी भीषण रूप लेने वाली है? इजरायली रक्षा मंत्री ने 2-2 कह दिया है कि इजराइल की ताकत को दुनिया जान जाएगी। ईरान तैयार रहे सबक लेने के लिए। जिसने हम पर हमला किया, एक एक को हमने सबक सिखाया, कहां कहां पहुंचाया, ये जग जाहिर है। क्या लग रहा है आपको, क्या अगला कदम इजराइल की तरफ से हो सकता है? 16 अक्टूबर को ईरान पर हमला करने का प्लान पोस्टपोन करने के बाद क्या माना जाए, काउंटडाउन शुरू हो गया है? कभी भी यह हमला किया जा सकता है इजराइल की तरफ से ईरान पर? इजराइल के जो अटैक प्लान था, जो कि अमेरिका के अलग अलग एजेंसीज के द्वारा लीक कर दिया गया था, उसके अनुसार इजराइल ने अब ईरान पर अटैक करने के लिए एक बहुत ही शानदार प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत इजराइल से 8 जो शुरुआती फर्स्ट वेव होगा, उसमें 8 F-16 विमान होंगे जो कि एयर डिफेंस कवर देंगे, और 8 F-35 यानी F-35 स्टेल्थ विमान होंगे जो कि लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन से, यानी दूर से ही ईरान पर छोड़ने वाले ग्लाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे। गौरतलब बात है कि F-35 एक स्टेल्थ बॉम्बर है, और अगर ये 8 जा रहे हैं तो उसका मतलब है इन 8 जहाजों पर कम से कम 2-2 या 4-4 के हिसाब से 16 या हो सकता है 32 स्टेल्थ गाइडेड वेपन्स होंगे। इजराइल की एयरफोर्स ने पहले भी JDAM नाम के एक गाइडेड ग्लाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया है, जो कि टारगेट के 140 किलोमीटर के दूर से ही छोड़ दिया जाता है। ये इसके वर्जन है, एक है GPS गाइडेड, एक है लेजर गाइडेड और एक इनर्शियल गाइडेड। इसके अलावा जो लीक्ड प्लान था, उसके अनुसार
क्योंकि जब एक F-35 लोडेड होता है तो उसकी जाने और वापस आने की रेंज ये उस तरफ 750 किलोमीटर जा सकता है, 750 किलोमीटर आ सकता है। लेकिन इजराइल से ईरान तो 2000 किलोमीटर दूर है। तो प्लान के अनुसार जब जहाज टेक ऑफ कर लेंगे इजराइल से तो सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस में उनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने का प्लान है। और इसी तरह से जब वो इजराइल के ऊपर अपने गोले दाग चुके होंगे और वापस आ रहे होंगे, फिर से सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस पर उनकी रिटर्न जर्नी के दौरान एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होगी। तो एयरफोर्स एक्सपर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ठीक है। मैं भी 34 साल एयरफोर्स में था, मैंने भी फाइटर विमान उड़ाए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और शानदार एयरफोर्स की प्लानिंग है। कोई भी एयरफोर्स को अपने ऊपर फक्र होगा वो अगर इस तरह के एक मिशन को अंजाम दे सकती है। जी बिल्कुल इंतजार है बस आदेश का। इजराइल ये भी नहीं भूला है सर कि ईरान ने किस तरह से उसके देश पर मिसाइलों की बौछार कर दी थी। इजरायली सेना भी ईरान से बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही है। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या है ये सही वक्त? क्यों इजराइल रुका हुआ है? किस बात का है उसको इंतजार? जी हाँ, ईरान ने तो हमला किया था इजराइल के ऊपर 1 अक्टूबर को। हाँ। उसके बाद अब 23 दिन हो चुके हैं और पूरी दुनिया सांस रोककर उस पल का, उस क्षण का इंतजार कर रही है जब इजराइल ईरान के ऊपर एक बहुत भयंकर हमला करने वाला है या करेगा। लेकिन इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर फिलहाल ये है कि अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है 5 नवंबर को। वहां पर राष्ट्रपति इलेक्शन में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स वो सांस रोक के बैठे हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स को ऐसा लग रहा है कि अगर अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो ज्यूज जो हैं वो खुश होंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कुछ सपोर्टर्स हैं उनमें अरब भी काफी बड़ी तादाद में हैं, या दूसरे तरह के जो वहां तो मिक्स्ड रेस है, जो दूसरे पिछड़े लोग हैं, शायद वो डेमोक्रेट पार्टी के अगेंस्ट में चले जाएंगे कि जो बाइडेन ने क्यों नहीं इजराइल के हाथ को बांध के रखा। इसलिए अमेरिका फिलहाल बहुत दबाव डाल रहा है इजराइल के ऊपर कि 5 नवंबर को जो इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में, उसके पहले इजराइल इस हमले को अंजाम ना दे। अच्छा, जी यानी कि कुल मिलाकर ये इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट की तरफ से बड़ा बयान, ये क्या अमेरिका को ही संदेश कि देखिए हम सक्षम हैं, हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन बस इंतजार में बैठे हुए हैं कि जरा आपके यहां पर चुनाव निपटे, उसके बाद हम आगे अपना बदला ले। जी हाँ, इजराइल जो है वो बदला तो लेगा। कब, कहां, किस तरह से लेगा, इसके बारे में दुनिया भर के स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट आकलन लगा रहे हैं। अब बात यह है कि अगर ईरान के ऊपर हमला करेगा तो हमले में टारगेट क्या होगा। अमेरिका ने पहले ही इजराइल को क्लियरली बता दिया है कि 2 चीजों पर आप हमला ना करें। एक तो ईरान के जो न्यूक्लियर संयंत्र हैं उस पर इजराइल हमला ना करे, क्योंकि उससे अगर हमले में उसका जो रेडिएशन है वो अगर डोम को नुकसान पहुंचता है तो उसका जो रेडिएशन है, विकिरण या न्यूक्लियर डस्ट जो उड़ेगी, धूल, न्यूक्लियर धूल, वो हवा के रुख से हिसाब से हो सकता है उड़ उड़ के कतार, अबू धाबी, कुवैत, ओमान तक आ जाए, सऊदी अरेबिया तक आ जाए। दूसरी चीज, अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ रहा है यूरोपियन यूनियन से। ये समझना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन का 40% कच्चा तेल जो है वो पर्शियन गल्फ से आता है, यानी पर्शिया की खाड़ी से आता है। अब वहां पर जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है उसके ऊपर टोटल डोमिनेंस है ईरान की नेवी का या ईरान की फौज का। आईआरजी के पास 80 किलोमीटर या 150 किलोमीटर तक फायर करने वाले जमीन टू जमीन वाले रॉकेट और मिसाइल हैं। और ईरान ने बोल दिया है कि अगर उसके ऊपर हमला होगा तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को, हार्मुज की खाड़ी को बंद कर देगा। वहां से कोई भी अमेरिका का या यूरोप का या इजराइल समर्थित कोई भी जहाज अगर कच्चा तेल लेके जा रहा होगा उसको डुबा देगा। ऐसी हालत में यूरोप को यह आशंका है कि कच्चे तेल की भारी कमी हो जाएगी। दुनिया को भी आशंका है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की जो कीमत है वो $80 से बढ़ के $90 या हो सकता है $100 तक चली जाए। तो यूरोप के दबाव में अमेरिका ने इजराइल को बोल दिया है 2 टूक शब्दों में कि ईरान के तेल के भंडारण पर या ईरान के तेल के कुओं पर हमला नहीं करना है। जी
और उधर जो अमेरिकी डॉक्यूमेंट्स लीक हुए उसके बाद जो जानकारी हैरान कर देने वाली सामने आई, उसको लेकर हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उनके साथ संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार है। संजीव जी, इजराइल की तैयारियां पूरी, बस अमेरिका ने माना जा रहा है रोका हुआ है। ऐसे में यहां अमेरिका में चुनाव खत्म हुए माना जाए, उधर दूसरी तरफ ईरान पर बमबाजी, आसमान से भीषण तबाही शुरू हो जाएगी। जी जी शिल्पा जी, इस बात की पूरी संभावना है और इजराइल इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है कि वो ईरान के ऊपर एक बदले की कार्रवाई करे। एक बड़ी कार्रवाई ईरान निसंदेह करेगा। लेकिन ये जो अमेरिका के इलेक्शंस हैं 5 नवंबर को, उसके बाद ही ये कार्रवाई संभावित है और ये जाहिर है कि एक बड़ा रिस्पांस इजराइल करने जा रहा है। लेकिन ये जो इजराइल का जो रिस्पांस होगा वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक अमेरिका हो, चाहे वो अन्य यूरोपीय राष्ट्र हो, विश्व के अन्य जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, इसमें भारत भी शामिल है, वो सभी ये देखना अवश्य चाहेंगे कि इस पूरे युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन ना हो, ये कोई स्टेट टू स्टेट वॉर ना छिड़ जाए। इजराइल के संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो उसका क्लोजेस्ट एलाई है और उसके इस पूरी तैयारी में उसके साथ बहुत ही क्लोजली कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लगातार इस बात को कहा है कि इजराइल को ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने का पूरा अधिकार है। उसके ऊपर एक बड़ा हमला हुआ था और उसको रिस्पॉन्ड वो करना चाहिए। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि इजराइल का जो रिस्पॉन्स है वो ऐसा हो कि जिससे कि ईरान को एक बड़ा जवाब भी मिल जाए और इस युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन ना हो। अच्छा। और इस प्रक्रिया में अमेरिका ने इजराइल को, जैसा कि देवनाथ साहब ने बताया, कि इस बात की सलाह दी है कि जो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को और उसकी जो वाइटल जो क्रिटिकल ऑयल फैसिलिटीज है उसको टारगेट न किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर ये ऑल आउट वॉर में तब्दील हो सकता है। और फिर आप जानते हैं कि अगर एक क्षेत्रीय युद्ध छिड़ गया और इजराइल और ईरान के बीच में कोई सीधा युद्ध छिड़ गया तो आप ये स्पष्ट मान लीजिए कि अमेरिका को सीधे युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा। सीधा युद्ध भी नहीं छिड़ना चाहिए और धमकियां लगातार दी जा रही है, दोनों पक्षों की तरफ से धमकियों पर धमकियां सामने आ रही है। इसके अलावा मैं आपसे समझना चाहती हूं, ये जो अमेरिकी डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, इतने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं या करवाए गए हैं, एक तरीके से इजरायली तैयारियों को लेकर, इजराइल पर ही दबाव बनाने को लेकर, इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई जानबूझ करके ये कृत्य किया गया है। अमेरिका में डॉक्यूमेंट लीक होने की अनेकों घटनाएं हैं और इस तरीके के अनेकों ऐसे जो अनेक विशिल ब्लोअर्स, कई बार जो मिलिट्री में काम करने वाले जो सेना के कई असंतुष्ट अधिकारी भी इस तरीके के कार्यों में चले जाते हैं और फिर जाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं और अनेक ऐसे अमेरिका में एग्जाम्पल्स। इसको लेकर एक अमेरिकी सैन्य ऑफिसर जांच के घेरे में भी है। जी जी जी, जी। तो इस तरीके की जो पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं और मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका की तरफ से जानबूझ के किया गया है। देखिए शिल्पा जी, मैं एक बात बताना स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इजराइल के द्वारा ईरान के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई अमेरिका की सहमति के बगैर नहीं हो सकती। इजराइल नॉन स्टेट एक्टर्स के विरुद्ध तो वो अमेरिका को इग्नोर करके भी कार्रवाई वो कर सकता है, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो एक सीमित कॉन्सिक्वेंसेस है। लेकिन यदि ईरान के विरुद्ध इजराइल ने अमेरिका के किसी बात को इग्नोर करके कार्रवाई की तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इजराइल के बहुत बड़े हो सकते हैं और इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका की का होना बेहद आवश्यक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। अभी आपने देखा अप्रैल में और अक्टूबर में जब ईरान ने इजराइल के ऊपर बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल का हमला किया तो उसको नाकाम करने में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगाई। अमेरिका के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, अमेरिका के फाइटर जेट्स ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई और उसको नेस्तनाबूद किया। आज भी अमेरिका ने, आप देखिए तो अपना जो थर्ड का जो सिस्टम है, जो एक मोस्ट एडवांस अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको भी अब इजराइल में तैनात कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट लगातार एक दूसरे के साथ पल पल के संपर्क में है और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इजराइल के द्वारा ये जो भी प्लानिंग की गई है वो अमेरिका के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेटेड है और अमेरिका की क्लोज कोऑर्डिनेशन से ही इजराइल ने एक बड़ा प्लान बनाया है और देखना है कि वो प्लान क्या है और वो जब वो हमला जब करेगा तो वो प्लान सामने आएगा।
लेकिन वो जो भी प्लान होगा वो अमेरिका के द्वारा ऐसे में फिर इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से ये कहना ईरान पर हमले से दुनिया को समझ आ जाएगी कि इजराइल की ताकत क्या है, ये वो किसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं? निसंदेह ये मैसेज लाउड एंड क्लियर ईरान को है और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हुती हो, वो ऐसे जाहिर है कि इन्हीं सारे जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स को ये मैसेज है और इजराइल वो मैसेज देना जानता है। आपने देखा कि किस तरीके से 7 अक्टूबर को उसने जब हमास ने एक बड़ा आतंकी हमला कर दिया तो हमास के अस्तित्व को ही फिर से मिटा देने का जो संकल्प लिया था इजराइल ने, वो उसने लगभग पूरा कर लिया है। हमास को पतन के कगार पे पहुंचा दिया है और हमास के समर्थन में जो इजराइल का जो दूसरा प्रॉक्सी हिजबुल्लाह जिस तरीके से उसने हमले करना शुरू किया अक्टूबर 8 से, उसके बाद अब इजराइल का फोकस हिजबुल्लाह पे है। और मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह के विरुद्ध कार्रवाई लंबी चलेगी, लेकिन इजराइल उसके बाद भी नहीं रोकने वाला और उसका अगला टारगेट हुती होगा। लेकिन कहा जा रहा है सर, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास देवनाथ जी, कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ऑलमोस्ट डेड हो गया है। एक के बाद एक नए नए जितने भी चीफ वो सामने ला रहा है वो टारगेट किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, वो मारे जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। ऐसे में हिजबुल्लाह तो मानो साइड बाय साइड उसके साथ ये जंग जारी रहेगी इजराइल की, लेकिन अब जो मेन फोकस है क्या वो ईरान पर आ गया है कि ईरान की ऐसी जरूरत कैसे हो गई? 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू उसने 1 अक्टूबर को जो हमला किया उसको जवाब देना ज्यादा जरूरी हो गया। हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के साथ जो जंग चल रही है वो तो चलती ही रहेगी। जी हाँ, फौजी भाषा में हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। नेतन्याहू फौज में जनरल रह चुके हैं, अब तो प्रधानमंत्री हैं। उनको फौजी जो प्रिंसिपल ऑफ वॉर, उनके बारे में निहायत अच्छी खासी जानकारी है। ये समझना पड़ेगा कि इजराइल की एयरफोर्स के पास जो संसाधन है, चाहे वो हवाई जहाज हैं, वो भी सीमित हैं। समझिए आज की तारीख में 100 हवाई जहाज लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरह से इजराइल की एयरफोर्स के पास जो अलग अलग श्रेणी के बॉम्ब्स हैं वो भी सीमित हैं। समझिए आज की तारीख में वो 200 बॉम्ब गिरा सकते हैं। तो ऐसी हालत में नेतन्याहू को मालूम है कि ये 100 जहाज जो 200 बॉम्ब गिराएंगे, इनको एक समय पर एक ही दुश्मन पर केंद्रित करें। इसे हम फौजी भाषा में कहते हैं कि एक दुश्मन चुनो, उस पर तब तक केंद्रित अटैक करो जब तक कि वो 90% तक न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता। नेतन्याहू ने ये कार्रवाई हमास के खिलाफ की। गजा में अब हमास को 90% नष्ट कर दिया है। अभी सितंबर अक्टूबर में नेतन्याहू का पूरा ध्यान लेबनान पर है, हिजबुल्लाह पर है, और वो अपने जो इजराइल एयरफोर्स के 100 जहाज जो आज अगर वो जनरेट कर सकते हैं, हम कहते हैं सॉर्टी जनरेशन रेट, यानी एक दिन में कितने सारे हवाई जहाज आप लॉन्च कर सकते हैं। तो आप 200 बॉम्ब अगर आप गिरा सकते हैं, क्योंकि देखिए बॉम्ब तो ऐसी चीज है कि एक एक बॉम्ब की कीमत ज्यादा होती है, उनको अमेरिका से लाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 1000 बॉम्ब गिरा सकते हैं कि इस पे भी गिरा दिए, उस पे भी गिरा दिए, उस पे भी गिरा दिए। तो पहले वो लेबनान में हिजबुल्लाह को 80 से 90% न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके बाद ही वो अपना ध्यान ईरान की तरफ करेंगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये 100 जहाज और 200 बॉम्ब जो हैं अगर आप वह नेतन्याहू लॉन्च कर देते हैं ईरान की तरफ, तो पीछे जो हिजबुल्लाह के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है लेबनान में, वो नरम पड़ जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो नरम पड़ जाएगा, हिजबुल्लाह के ऊपर जो कार्रवाई वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो हिजबुल्लाह फिर से अगले 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने में फिर से रिजुविनेट हो जाएगा, रीऑर्गेनाइज हो जाएगा, फिर से दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो जाएगा। जी, तो क्या इजराइल इतना कैपेबल नहीं है कि दोनों के साथ एक ही समय में दो हाथ कर सके? जी हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, इजराइल की एयरफोर्स बहुत ही हाईली टेक्निकली एडवांस है, बहुत सुपीरियर है, लेकिन उसमें बहुत ही छोटी सी एयरफोर्स है। उनके पास फाइटर विमान एक दिन में वो अगर आप सोचें तो एक दिन में शब्द इस्तेमाल होता है कि एक एयरफोर्स एक दिन में कितने जहाज उड़ा सकती है। जैसे इंडियन एयरफोर्स में युद्ध में पीक टाइम पर, मैं 1965 1971 के युद्ध की बात कर रहा हूं, बाद में 99 कारगिल युद्ध के समय भी हमने आकलन किया था कि इंडियन एयरफोर्स पीक एक दिन में करीबन 500 फाइटर सॉर्टीज जनरेट कर सकती है। तो इजराइल की जो एयरफोर्स है एक दिन में करीबन 100 फाइटर सॉर्टी जनरेट कर सकती है।
तो ऐसे इसी तरह से बॉम्ब गिराने की बात कर रहा हूं। देखिए, हर एयरफोर्स के पास ये सोचना कि बस गिराते जाओ और बॉम्ब आते जाएंगे और गिराते जाओगे, ऐसा नहीं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है। इसराइल जो है, जो बॉम्ब गिरा रहा है अभी, 1000 पाउंडर बॉम्ब गिरा रहा है, टू जी। थाउजेंड पाउंडर बॉम्ब गिरा रहा है, मार्क 84 जीपीएस गाइडेड बॉम्ब गिरा रहा है। ये सब इसराइल अपने यहाँ नहीं पैदा कर रहा है, अपने यहाँ नहीं बना रहा है। ठीक है। इसराइल की आर्म्स इंडस्ट्री बहुत सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन वो टोटल जो ऑर्डिनेंस, अलग अलग तरह के जो वेपन्स गिरा रही हैं, निहायत का करीबन 20% वो इसराइल में बनाते हैं। बाकी सब उनको अमेरिका हर रोज हवाई जहाज, एक सॉफ्टवेयर है फ्लाइट ट्रैकर, कुल अगर आप मिलाकर उसको फॉलो डिपेंडेंसी करें तो इजराइल की भी, उसकी ताकत की भी अमेरिका के ही ऊपर, अमेरिका के थ्रू प्रोवाइड करवाए जाने वाले हथियारों के ऊपर, और इसीलिए अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध वो कतई नहीं जा सकता। बेशक से धमकियों में वो कुछ भी कह दे, लेकिन इस तरह का कोई एक्शन वो नहीं ले सकता। क्यों संजीव श्रीवास्तव जी? और ऐसे में इसी बीच जेरिको 2 मिसाइल के थ्रू हमला करने का 16 अक्टूबर का जो प्लान लीक हुआ, और उसके बाद वो प्लान जो पोस्टपोन होने की जानकारी सामने आई, क्या माना जाए? यानी कि 1989 में ये जो जेरिको 2 मिसाइल्स ऑपरेशनल हुई थी, और अब बहुत जल्द वो कहीं ना कहीं अनऑपरेशनल हो जाएंगी, तो उससे पहले पहले क्या इजराइल कोशिश कर सकता है उस मिसाइल का पूरा जखीरा ईरान के ऊपर दे मारने का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इज़राइल ऐसा कोई जल्दीबाजी में कदम उठाएगा। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, जैसा कि देवनाथ साहब ने भी बताया कि अमेरिका के साथ इज़राइल का एक क्लोज कोऑर्डिनेशन है, और इज़राइल की अमेरिका के ऊपर एक काफी बड़ी डिपेंडेंसीज है। और इसकी वजह से इज़राइल अकेले स्टेट टू स्टेट वॉर को लॉन्च करने का जो है जोखिम नहीं उठा सकता। जैसे कि मैंने कहा कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस इजराइल को तो भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का वहां होना बहुत आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। और अमेरिका की सलाह के आधार पर ही इजराइल आगे बढ़ेगा। लेकिन जो इजराइल की जो तैयारियां चल रही हैं, वो अमेरिका के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेटेड है, कोलैबोरेटेड है, और इजराइल का जो भी एक्शन होगा वो अमेरिका की सलाह के आधार पर ही होगा। ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है। लेकिन और जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि 5 नवंबर को वहाँ पे इलेक्शंस हैं। हाँ। और अमेरिका का जो पूरा फोकस वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट का इन इलेक्शंस पे है। और इन इलेक्शंस के समाप्ति के बाद जो भी रिजल्ट जैसे भी आए, उसके बाद हम निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल का जो एक एक्शन, एक बड़ा एक्शन जो है ईरान के विरुद्ध, और इस युद्ध का देखेंगे। ईरान का, इजराइल का किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट अमेरिका चाहेगा नहीं कि उसके वहां पर होने वाले 5 नवंबर को चुनावों पर पड़े, और इसीलिए बहुत फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है इजराइल की तरफ से भी, क्योंकि इजराइल कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अमेरिका की सहमति के बिना वो कोई कदम अपनी मर्जी से नहीं उठा सकता है। दूसरी तरफ वो बार बार ईरान को डरा रहा है, बार बार ईरान से बदला लेने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए भी जो धमकियां दे रहा है। आखिर इसका क्या अंजाम होगा, नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव श्रीवास्तव जी, समय निकालने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।